हेलो डियर स्टूडेंट, सो हाउ आर यू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? ग्रेट। सो बाकी के जो 3 चैप्टर्स है उनकी स्टडी आपकी कंप्लीट हुई कि नहीं अभी तक? ओके। सो स्टूडेंट्स, जो भी आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान दे करके सॉल्व करना है। ओके। बाकी उसके बियॉन्ड कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ओनली द कॉन्सेप्ट्स विच इज कंटेंट इन योर टेक्स्ट बुक, ओनली दैट इज गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम्स। ओके। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 अभी फिनिश होने के बाद में टुडे फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके। तो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? लेजर। आइए सब लोग समझते हैं इस लेजर का मतलब क्या होता है। ये लेजर की अंडरस्टैंडिंग आपके अकाउंट्स के जर्नी की सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये जो लेजर है इसके बेसिस पे ही आप आगे चल करके न्यू चैप्टर्स को सीखते हो। 12th स्टैंडर्ड में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में इस लेजर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग प्रॉपरली इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं पूरे फाउंडेशन से, पूरे बेस से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि लेजर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इस वीडियो के बाद में हो जाना चाहिए। राइट है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट लेजर। अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिमेंबर नहीं कर सकते, हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो हमें वो सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के जो बेसिकली जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें से पहला इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, एंड विच वॉज अबाउट जर्नल। तो जर्नल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। सो जर्नल इज़ द प्राइमरी बुक, जिसको हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते हैं। करेक्ट है? तो क्योंकि बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को जिस बुक में हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। सो जर्नल इज़ द ओरिजिनल एंट्री ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जर्नल में कैसा होता है कि आप सभी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपने कोई भी एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या किया, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होते गए, आपने वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री जो है वो आपके जर्नल बुक में आपने रिकॉर्ड करते गए। कभी परचेज हुआ, इसके बाद सेल्स हुआ, कभी एसेट्स खरीदा, कभी एसेट्स आपने बेचा, कोई एक्सपेंसेस आपने पेड किया, कोई इनकम आपको रिसीव्ड हुई, कोई आपने पुराना कर्जा किसी को पेड किया या आपने कोई नया कर्जा लिया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे आपने 1 बाय 1 करके उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते गया। राइट है ना? तो अब ये सब काम आपने जर्नल में किया था, लेकिन जर्नल के बुक में ये सारे ट्रांजैक्शन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब ये किसी भी स्पेशलाइज सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी आपको तुरंत पूछे कि आपके बिजनेस का टोटल परचेस कितना है, पिछले 6 मंथ के आपके बिजनेस का टोटल परचेस कितना है, ये आपको अगर पूछा गया, तो आप जर्नल के बेसिस पे उसका जो आंसर है वो तुरंत और इमीडिएट या फिर एग्जैक्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर जो रिकॉर्ड किया है वो एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड नहीं किया, आपने जनरल वे में रिकॉर्ड किया है। मतलब पिछले 6 मंथ के जहाँ जहाँ पर आपने परचेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होंगे वो सारे परचेस के ट्रांजैक्शन आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और फाइंड करने के बाद उनको सबको आपको एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके बाद आप उसकी टोटलिंग करोगे और इसके बाद ही आप बता पाओगे कि आपके बिजनेस का टोटल परचेस कितना हुआ, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिक्सचर वे में रिकॉर्ड हुए हैं। परचेस का सेपरेट या सेल्स का सेपरेट, असेट्स का सेपरेट या रेवेन्यू का सेपरेट या एक्सपेंसेस का सेपरेट बुक आपने अभी तक मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि आप अभी तक कहाँ पर थे? जर्नल में, जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक मिक्स वे में आपने रिकॉर्ड किया है। इसलिए आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम,
असेट या लाइबिलिटी, किसी भी अमाउंट को आप इमीडिएट बता नहीं सकते, और हो सकता है कि अगर आपने कैलकुलेशन किया भी तो वहाँ पर एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ सकता है। राइट एवरीवन? तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें जर्नल के लेवल से थोड़ा आगे बढ़कर हमें एक अगले स्टेप पर जाना चाहिए, जहाँ पर हमें अपने बिजनेस के ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इन सभी का एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम लोगों ने प्रिपेयर करना चाहिए। करेक्ट है ना? जब हम सभी चीज़ों का सेपरेट सेट ऑफ बुक प्रिपेयर करेंगे तो किसी भी समय किसी भी अमाउंट को कैलकुलेट करना या किसी भी अमाउंट की एनालिसिस करना ये हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। तो यहाँ पर जर्नल के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होती है, जहाँ पर हम सभी टाइप्स के एक्सपेंसेस, इनकम, असेट्स और लाइबिलिटी का सेपरेट सेट बुक को मेंटेन करते हैं। ये मेरी बात को याद रखना कि अगले स्टेप में, मतलब लेजर के स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन के सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन के, फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस में आपने रेंट पेड किया है, आपने सैलरी पेड की है, या आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, आपने किसी असेट्स को बेचा है या कि आपने किसी असेट्स को खरीदा है, किसी भी प्रकार के असेट्स और किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, इन सभी प्रकार के चीज़ों का हमें यहाँ पर सेपरेट बुक्स हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। और जब हम इन सभी चीज़ों के एक सेपरेट सेट ऑफ बुक को प्रिपेयर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लेजर। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि जर्नल के बाद में लेजर को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जर्नल जो है वो किसी भी रिकॉर्ड को स्पेसिफिक वे में मेंटेन नहीं करता। यहाँ पर हर प्रकार के ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डेड है। यहाँ पर कोई स्पेशल फॉर्म या फिर हर एक ट्रांजैक्शन को कोई ऐसी स्पेशलिटी या समराइजेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमने ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड किया, दैट्स इट। लेकिन इन सभी ट्रांजैक्शंस की 100% एक्यूरेसी के लिए और किसी भी ट्रांजैक्शंस के बारे में इमीडिएट अगर हमें डिटेल्स अगर चाहिए तो उसके लिए हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा उनके सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, और वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लेजर कहेंगे। राइट एवरीवन? ओके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के सबसे इंपॉर्टेंट 2 पिलर कौन से हैं? जर्नल, और इसके बाद में क्या बनेगा? लेजर। अब जैसे कि पहले जर्नल बनता है इसलिए जर्नल को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाएगा, और इसके बाद में लेजर बनता है या फिर जर्नल के बेसिस पे लेजर बनता है तो लेजर को सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाएगा, जहां पर हमें हर एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, इनकम, असेट एंड लायबिलिटी के सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करना है। मेरे इस लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंस आप देना, क्योंकि यही लेजर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हमें डिफरेंट आइटम्स के मेंटेन करने हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल इन द लेजर। और लेजर में वो सारे सेपरेट बुक के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी वो किसके बेसिस पे होगी? जर्नल के बेसिस पे होगी। इसलिए जर्नल पहले बनाया जाएगा और लेजर उसके बाद में प्रिपेयर किया जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अभी आप सब लोग आपके टेक्स्ट बुक में आ जाइए, जहां से मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली लिंक करके देता हूं, जिससे कि आपको रीडिंग भी वहीं से हो जाएगी। राइट है ना? तो आपको किसी डिफरेंट नोट्स पर भी डिपेंड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक ओनली यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट इजीली। ओके, चलिए, तो आप सभी लोग बच्चों चैप्टर नंबर 4 के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 पे आ जाइए, जहां पर लेजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, वो मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूं, आप उन्हीं को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। राइट है? ओके, सो पेज नंबर 89 पे आप सब आ जाइए। यस, आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 पे आ जाइए, जहां पर आप देख सकते हैं सम इंट्रोडक्शन पार्ट इज गिवन। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा गया है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को जब मैं शुरू करता हूं तो उसका मीनिंग बहुत ही डिटेल में समझना ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग समझ में आ जाएगा तो उसके आगे की अकाउंटिंग प्रक्रिया क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसे डील करना है, ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम तुरंत जंप आउट करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं जाएंगे, पहले इसको प्रॉपरली समझेंगे, इसकी धर्म, इसकी जात, इसका क्या डिटेल्स है वो कंप्लीटली अपने को पहले पता होगा, इसके बाद ही हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। करेक्ट एवरीवन? चलिए, तो पेज नंबर 89 पे इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है कि इन दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एवरीबडी कंसंट्रेट ऑन द टेक्स्ट बुक ओनली, और साथ ही साथ आपने कॉर्ड लगाया होगा तो वीडियोस को भी देखते रहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा गया है इन दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रक्रिया में
all the business transactions are recorded in a chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग ने एक जनरल फॉर्म में, जहां पर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते गए वैसे वैसे बुक में रिकॉर्ड किया। परचेज हुआ, परचेज की रिकॉर्डिंग, सेल्स हुआ, सेल्स की रिकॉर्डिंग। तो ये सारे टाइप्स के ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में हमने रिकॉर्ड करते गए, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुए वैसे वैसे रिकॉर्डिंग भी होती गई। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब यहां पर हमने किसी भी ट्रांजैक्शन को स्पेसिफिक वे में या किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के अंडर नहीं रखा, हमने सभी को एक जनरल फॉर्म में यहां पर रिकॉर्ड किया है। राइट है? ओके, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द जर्नल। तो जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए गए। दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में यहाँ बताया गया है कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है जर्नल, और इसके बाद दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? लेजर। जर्नल के बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन लास्ट चैप्टर में हो चुका है। हमने जर्नल के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखा है। अब हम सीखेंगे अबाउट व्हाट? लेजर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं वहां पर भी आपको क्लासिफिकेशन करके दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट का कि जर्नल, जिसको सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, ब्रैकेट में लिखा गया है इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री भी कहिए। ये ब्रैकेट की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। करेक्ट है ना कि डैश इज द ओरिजिनल एंट्री। करेक्ट है ना? तो क्या कहोगे? जर्नल, क्योंकि जर्नल को ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, प्राइमरी बुक कहा जाता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड क्लियरली सो दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मार्क्स आपको कमाने का मौका मिलेगा। ओके, लेजर में आएंगे, वहां पर लिखा है बुक ऑफ फाइनल। बुक ऑफ फाइनल जैसे कि ये आपका प्राइमरी बुक है जहां पर आपने ट्रांजैक्शन को सबसे पहले प्लेस किया और इसके बाद में फाइनली आपने उस ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर बुक थी, उस ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर एक स्पेशल एक डिफरेंट सेट था, आपने वहां पर जाके ट्रांजैक्शन को प्लेस किया, तो वो आपका फाइनल एंट्री हुआ। राइट एवरीवन? ओके, उसी को सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी इसमें होती है और उसी को जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर वो सेकेंडरी एंट्री बन जाती है। क्लियर एवरीवन? ओके, वी आर अवेयर, हमें पता है दैट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जो जर्नल में ना रिकॉर्ड हो। आपको हर एक टाइप का ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जब मैं कहता हूं ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, या बिजनेस ने किसी भी प्रकार का मॉनेटरी डील अगर किया होगा तो उन सभी प्रकार के व्यवहारों को, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना मस्ट है, कंपलसरी है। ओके, तो पहले ये बात आप समझिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना जर्नल के हुए आगे नहीं जा सकता। सो जर्नल में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैश और क्रेडिट, ये सारे वर्ड के मीनिंग आपको पहले से बता दिए गए हैं। एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, जब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड जो कि एक मंथ एंड हो सकता है, जो कि एक ईयर एंड हो सकता है, करेक्ट है ना, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने के बाद में क्या होता है, वी वांट टू नो, हमें ये बात, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। चलो मैं आपको इसको इजीली समझा देता हूँ, रीड करने की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक पीरियड एंड होने के बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर आइटम का कितना अमाउंट बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर समझो हमने पूरे साल भर में रेंट अगर पेड किया तो हमने पूरे साल भर में कितना रेंट पेड किया। अगर हमने सैलरी पेड की है तो हमें ये जानना है कि हमने टोटल सैलरी कितनी पेड की। हमने परचेस किया तो हमारा टोटल परचेसिंग कितने का हुआ। हमने सेल्स किया तो हमारा टोटल सेल्स कितने का हुआ। तो किसी भी टाइप का असेट्स हमने खरीदा या हमने असेट्स अगर बेचा तो हमें ये भी जानना है एट द एंड ऑफ द पीरियड कि हमारे पास कितने असेट्स का बैलेंस अभी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्लियर है कि आपने पूरे पीरियड में, पूरे ईयर में ट्रांजैक्शंस को सिर्फ क्या किया, जर्नल में रिकॉर्ड करते गए, जर्नल में रिकॉर्ड करते गए। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते गए आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते गए। लेकिन जब वो पीरियड एंड होगा तो एट दी एंड में अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसमें रेंट कितना पेड हुआ, सैलरी कितनी पेड हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पेड हुआ, स्टाफ को सैलरी कितना पेड हुआ, असेट्स कितने के खरीदे गए, फर्नीचर कितने का है, इनकम कितने की है। ये सब चीज़ें आपको पर्टिकुलरली उसकी जो अमाउंट है वो एट दी एंड ऑफ पीरियड में पता करनी होती है। बट इसी
एंड ऑफ द पीरियड में इन सभी अमाउंट को जर्नल की मदद से पता लगाया नहीं जा सकता, या फिर अगर हम कोशिश करें तो हमें बहुत समय लगेगा जर्नल की मदद से इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जर्नल में हमने इन सभी आइटम्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने इन सभी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया है। हमने इनको कोई भी स्पेशलिटी या कोई भी स्पेशल कैलकुलेशन हमने किसी भी एक्सपेंसेस या असेट्स या लायबिलिटी का और इनकम के लिए नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है कि जर्नल एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें किसी भी अमाउंट का एग्जैक्ट फिगर कितना है या कितना टोटल हुआ पूरे साल भर का परचेज, खर्चा, असेट और लायबिलिटी, ये हमें जर्नल से नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमें सभी प्रकार के आइटम का एक सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करना पड़ेगा, और उस सेपरेट सेट ऑफ बुक को मेंटेन करने के बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड बहुत ही तुरंत, बहुत ही इमीडिएटली आप किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई भी बैलेंस जो है आप तुरंत बता सकते हो, क्योंकि आपने लेजर प्रिपेयर किया है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर समझो आपका किसी बैंक में अकाउंट है, नो डाउट मैक्सिमम लोगों का अकाउंट होता ही है। आप अपने बैंक में जाकर के आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है बताइए, इसको पता करने में आपको कितना समय लगेगा? यस, हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट। गेटिंग द डॉट? क्यों? क्योंकि आपके बैंक ने आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट मेंटेन किया है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? उस बैंक में हजारों लाखों अकाउंट होल्डर है, उस बैंक में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन रेगुलर होते हैं, लेकिन किसी भी अकाउंट का बैलेंस या किसी भी आइटम से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी, असेट्स, इसका पता वो बैंक आपको तुरंत बता सकती है, क्योंकि बैंक ने हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ बुक को मेंटेन किया है। मतलब बैंक ने लेजर का प्रिपरेशन किया है, करेक्ट है ना, जिसकी मदद से क्विकली वो चीज़ें आपको बताई जा सकती है। मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि बिजनेस में भी हमें हर एक प्रकार के ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, हमें भी इन सभी का एक सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करना पड़ता है, एंड दैट मेंटेनेंस ऑफ द बुक इज पॉसिबल इन द सिस्टम विच इज कॉल्ड एज अ लेजर। क्लियर एवरीवन? ओके, तो यही पैराग्राफ जो आपके सामने है उसमें वही चीज़ लिखी गई है। इसलिए जर्नल के बाद में हमें लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कि किसी भी अकाउंट की जानकारी, किसी भी अकाउंट में कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस है, ये इमीडिएटली हम लोग पता कर सके एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर एवरीवन? ओके, अब आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आपके लेजर का मीनिंग, ठीक है, और लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके बाद में आपको बताऊंगा स्पेसिमेन कि लेजर बनाया कैसे जाता है, और इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ हम लोग चलेंगे। करेक्ट है? तो आपको मेन बात बच्चों क्या पता होनी चाहिए कि लेजर बनाने का क्यों, लेजर का मतलब क्या। करेक्ट है? तो लेजर का मतलब सिंपल बता दिया आपको कि सभी ट्रांजैक्शंस की सेपरेट सेट ऑफ बुक को मेंटेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेजर। अब ये करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस के अंदर कितना बैलेंस हमारा साल भर में खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये हमें पर्टिकुलरली पता करना होता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें ये सारी बातें पता होनी ही चाहिए। अब उसके लिए जर्नल हमारी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए हमने हर एक ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का फॉर्म दिया है, जहां से हम हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, क्विकली निकाल सकते हैं। फॉर दैट पर्पज ओनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयरिंग अ लेजर। क्लियर एवरीवन? ओके, अब आप देख सकते हैं आगे आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन दी गई है, तो मैं आपको जो बताऊंगा उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर मीनिंग की शुरुआत में कहा गया है कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि ये एक बहुत ही बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये एक फाउंडेशन है। मतलब बिना जर्नल और बिना लेजर के आप आगे किसी भी टाइप की अकाउंटिंग नहीं कर सकते, आप अकाउंट के प्रोसेस को आगे नहीं लेकर जा सकते। करेक्ट है? सो जर्नल एंड लेजर, दिस आर द टू बेसिक पिलर ऑफ अकाउंट्स, ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट है? तो पहले वही कहा गया कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज नॉट ऑप्शनल टू यू कि आपको प्रिपेयर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कंपल्सरी आपको लेजर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। करेक्ट है? ये फाउंडेशन बुक है, ये कंपल्सरी और एक लीगली एकदम कंफर्म बुक है जो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है आफ्टर दी जर्नल। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। वाई फाइनल एंट्री? बिकॉज जर्नल इज द प्राइमरी एंट्री, जहां पर ट्रांजेक्शन को पहला वेलकम किया गया और उस ट्रांजेक्शन्स को सबसे फाइनली जहां पर बुक में प्लेस किया गया वो है आपका लेजर। करेक्ट है यहाँ तक? ओके,
अब लेजर के बाद में वो ट्रांजैक्शन जो है वो किसी नए बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं जाएगा, करेक्ट है। सो लेजर में आकर के वो वहाँ पर सेट हो जाता है, दैट्स वाई लेजर इज द फाइनल एंट्री, जहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर बैलेंस के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ अ समराइज रिकॉर्ड। ये समराइज रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि आपने कैपिटल का जो भी जितने भी टाइप्स के कैपिटल आपके बिजनेस में आए और गए उन सभी को आपने समराइज करके एक फॉर्म में दिया। जितनी भी टाइप के एक्सपेंसेस हुए उनको आपने समराइज करके एक जगह बनाया। तो हर टाइप के असेट, लाइबिलिटी, इनकम का आपने क्या किया, शॉर्ट समरी जो है वो यहाँ पर बना करके मेंटेन किया है। इसलिए लेजर को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट की समराइजेशन भी कह सकते हैं। ओके, असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इन सभी को हम लोगों ने लेजर में क्या किया, सेपरेटली मेंटेन किया है। करेक्ट है यहाँ तक? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हम लोग शाब्दिक चीज़ों को समझेंगे कि लेजर का मतलब क्या होता है। ये जो लेजर वर्ड है, ये लेजर वर्ड आया कहाँ से? ओके, तो लेजर का मतलब यहाँ पर लिखा गया कि लेजर जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। मतलब लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज है ये, तो हम लोग लेजर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लैटिन वर्ड बोलेंगे। और लैटिन वर्ड में इसको कहा जाता है लेजर, जिसका हिंदी मीनिंग या जिसका इंडियन लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? टू कंटेन। क्या होता है स्टूडेंट्स? टू कंटेन। ये टू कंटेन का मतलब क्या होता है कि लेजर एक ऐसा सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है जहां पर हर प्रकार के एक्सपेंसेस, इनकम, असेट एंड लाइबिलिटी को कंटेन किया जाता है। हर प्रकार के अकाउंट्स को एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसे शामिल करके रखते हैं, कंटेन करके रखते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टू कंटेन। ओके, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा गया इस बात को कि लेजर ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। तो लेजर जिसका मतलब होता है टू कंटेन, और वहाँ पर एक लाइन लिखी गई जहाँ पर आपको समझाया गया है कि एज द लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स सो इट कंटेन एंड हेंस द नेम सिग्निफाइज। यहाँ पर सभी प्रकार के अकाउंट को लेजर में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लाइबिलिटी, उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट करके उसकी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं जहाँ पर सारे रिकॉर्ड को कंटेन किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लेजर। सिंपल फॉर्म में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप समझिए कि लेजर एक लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है टू कंटेन, जहाँ पर सभी प्रकार के अकाउंट को सेपरेट सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स इट। ओके, इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों लेजर की डेफिनेशंस वगैरह अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशंस वगैरह आप खुद भी अगर रीड करेंगे तो भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। उसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ सो दैट इसका कॉन्सेप्ट आपको और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेशन नंबर जो फर्स्ट आपको डेफिनेशन दी गई है, जो कि अकॉर्डिंग टू SP जैन, KL नारंग और एडवांस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से बताई गई है। क्या बताया गया डेफिनेशन में? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट देयर ओनली। अ लेजर अकाउंट में बी डिफाइंड एज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन। तो हमारे बिजनेस में जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड पर्सन है, असेट्स हैं, एक्सपेंसेस है, इनकम है, इन सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स का समरी रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स जो है वो लेजर में मेंटेन किया जाता है। मतलब हमारे बिजनेस में किसी भी पर्सन के साथ में अगर बिजनेस ने कोई डीलिंग की होगी, किसी असेट्स की, किसी इनकम की, किसी एक्सपेंसेस का हमारे बिजनेस के कोई भी रिलेशन अगर है तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको हम कहेंगे लेजर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड शो देयर, क्या लिखा है? नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो जिस ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उस ईयर में हमारा जिस भी पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी असेट, एक्सपेंसेस, इनकम का रिलेशन उस पर्टिकुलर पीरियड के साथ में है, हम उन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में समराइज करके मेंटेन करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ लेजर। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो डेफिनेशन यहाँ पर समझना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग समझना, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। राइट एवरीवन? ओके, बाकी किसी डेफिनेशन के पीछे लगने की फिलहाल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हुआ लेजर का मीनिंग। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली द मीनिंग ऑफ लेजर। अब इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि लेजर को प्रिपेयर करना ज़रूरी क्यों है। तो आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस लिखे हैं, हाँ आपकी इच्छा होगी तो आप उसको पढ़िएगा, लेकिन जो मेन बात है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ जिसका रिलेशन आपके अकाउंट से है। वो यही है कि लेजर प्रिपेयर क्यों करने का। तो लेजर की मदद से
आप किसी भी अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन क्विकली प्राप्त कर सकते हो, जो कि जर्नल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जर्नल में आपने सभी ट्रांजैक्शंस को जनरल वे में रिकॉर्ड किया था। वहाँ पर कोई भी सिस्टम को या किसी प्रकार के भी अकाउंट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। यहाँ पर हम हर प्रकार के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस में किसी प्रकाश नाम के व्यक्ति का कोई लेन देन है, तो आपने प्रकाश नाम के पर्सन का लेजर में क्या किया, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया है, राइट है ना। अगर आपके बिजनेस में आपको एवरी मंथ रेंट पे करना पड़ता है, तो लेजर में आपने क्या किया, रेंट का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है, राइट है। अगर आपके बिजनेस में समझो किसी असेट्स का आना जाना हुआ है, उस पर्टिकुलर असेट का भी आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन किया है। तो इन शॉर्ट लेजर में बनाने की जरूरत क्यों है, जहां पर आपको हर एक प्रकार के अकाउंट के अलग अलग सेपरेट बुक्स को मेंटेन किए हैं, जहां से इजीली एंड क्विकली हम उस अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, कितना आना बाकी है, कितना जाना बाकी है, उससे रिलेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली हम लोग पता कर सकते हैं अगर हम क्या प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, लेजर। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स हमें जर्नल प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए हमें लेजर बनाने की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। और इसी लेजर के अकाउंट में जो बैलेंसेस आते हैं उसकी मदद से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है द लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड द लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, सो ऑल द डेबिट बैलेंसेस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस की जो लिस्ट होती है, वो लिस्ट भी ट्रायल बैलेंस के अंदर यहीं से जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जर्नल से क्या बनता है, लेजर। जर्नल से क्या बनता है स्टूडेंट्स, लेजर। और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, जहां पर हम बिजनेस के जितने भी अकाउंट है उन सभी के फाइनल बैलेंस जो लेजर से मिलते हैं, क्योंकि लेजर एक फाइनल एंट्री है, तो फाइनल एंट्री के बाद में जो बैलेंस अपने को मिलेगा वो अपना फाइनल बैलेंस होगा। तो वो बैलेंस कभी डेबिट साइड में भी मिल सकता है किसी अकाउंट के, या वो क्रेडिट साइड में भी मिल सकता है किसी अकाउंट के। तो डेबिट साइड में मिले हुए बैलेंस और क्रेडिट साइड में मिले हुए बैलेंसेस को हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोगों को बनाने को मिलेगा फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिलहाल आपको इतना ही मैंने बताया। मुझे पता है ट्रायल बैलेंस ये वर्ड आपके लिए न्यू है, फाइनल अकाउंट आपके लिए न्यू वर्ड है, बट फिर भी आप जानकारी के लिए याद रखिए कि ट्रेजर की मदद से ही क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और उसी की मदद से क्या बनता है, फाइनल अकाउंट, जो कि हर एक अकाउंटेंट का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, करेक्ट है। लेकिन इस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ट्रायल बैलेंस से मिलती है। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें लेजर से मिलती है, और लेजर को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें जर्नल से मिलती है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस सीक्वेंस ऑफ मेकिंग अ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। तो आपके लेवल को इतना तो पता होना ज़रूरी है कि अगर फाइनल अकाउंट तक पहुंचना है तो हमें कौन कौन से स्टेशन से मुलाकात करनी पड़ेगी, करेक्ट एवरीवन। तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बनता है क्या, नहीं, पहले हमें हर एक अकाउंट का फाइनल बैलेंस पता होना चाहिए। अरे फाइनल अकाउंट बनाना है तो फाइनल बैलेंस तो पता होना चाहिए। फाइनल बैलेंस कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग हर एक अकाउंट के फाइनल एंट्री को ट्रांसफर करते हैं। परचेज कितना हुआ पूरे साल भर में, परचेज अकाउंट में कितना बैलेंस है टोटल, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया। सेल्स हमने पूरे साल भर में कितना किया, उसका जो टोटल अमाउंट हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। ये रेंट वाला एक्सपेंसेस हमने पूरे साल भर में कितना पेड किया, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुए हैं उसका जो फाइनल बैलेंस होता है वो हमें लेजर से प्राप्त होता है, और उसी बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में उसको हम सेट करते हैं, और उसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फाइनल बैलेंसेस, एंड दैट फाइनल बैलेंसेस इज कलेक्टेड एट द प्लेस विच इज कॉल्ड एज अ ट्रायल बैलेंस, एंड दैट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लेजर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस सीक्वेंस एंड हाउ दिस विल वर्क। ये आपको धीरे धीरे आगे चल करके अकाउंट में समझ में आएगा, राइट एवरीवन। ओके, तो ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंस आप लोग बेटर तरीके से याद रखिए, जो आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा, राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेजर का कॉलम कैसा होता है। लेजर को प्रिपेयर करने के लिए हमें किस तरह से कॉलम रेडी करने पड़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हमें प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। चलिए, सो लेजर में कॉलम कैसे होते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो समझिए। सो लेजर, तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि हमें सेपरेट अकाउंट को, बिजनेस के हर एक टाइप्स ऑफ अकाउंट का हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करना होता है, कहाँ पर, लेजर में, टू नो द फाइनल बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, तो हमें बनाना कैसे होगा,
तो कॉलम आपको बता रहा हूं मैं। सो इस कॉलम को आप स्पेसिमेन, ये कॉलम आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से लेजर का प्रिपरेशन करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पहले रेडी करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं कि जिससे कि आगे चल करके हम अगर कॉलम बनाते हैं तो हमें हर एक कॉलम्स का नाम क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, ये अपने को क्लियरली पता होनी चाहिए, राइट है। ओके, सो लेजर में सबसे पहले आपने देखा मैंने क्या किया, एक बड़ा सा टी ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये जो साइड आप देख रहे हैं दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अकाउंट्स में हमेशा याद रखना अभी से कि हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर असेट या लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस या इनकम या किसी भी चीज का अगर हमें अकाउंट अगर बनाना है तो अकाउंट बनाने का मतलब है सीधा आपको टी ड्रॉ करना है। ओके, अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, गुड्स अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट बनाओ मतलब सीधे आपको ये टी ड्रॉ कर देना है, राइट है। और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये आपका कहलाएगा डेबिट साइड और जो राइट हैंड साइड होगा वो कहलाएगा आपका क्रेडिट साइड। तो ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है, इसको प्रॉपर्ली समझिए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट साइड है उसको हम लोग DR से शो करेंगे। DR का मतलब हुआ डेबिट रिकॉर्डिंग, मतलब ये वो लेफ्ट हैंड साइड है जहां पर सारे डेबिट के आइटम्स की रिकॉर्डिंग की जाएगी और जो राइट हैंड साइड होगा उसे कहेंगे क्रेडिट रिकॉर्डिंग, जहां पर सारे क्रेडिट वाले आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नाउ अभी डेबिट रिकॉर्डिंग में क्या क्या कॉलम्स बनेंगे, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डेट आएगा, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा परफेक्टली। इसके बाद में पर्टिकुलर आएगा जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लिखेंगे, पर्टिकुलर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आएगा JF जिसको कहते हैं जर्नल फोलियो, और एक आएगा बच्चों आपका अमाउंट का कॉलम। ओके, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम लोग यहाँ पर पहले डेट का कॉलम ड्रॉ करेंगे, फिर आएगा पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, फिर JF का कॉलम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कैश का कॉलम करेंगे, मतलब अमाउंट जिसमें लिखी जाएगी, राइट है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये कॉलम आपका ड्रॉ किया जाएगा। आपको नोटबुक में आप स्पेसिमेन ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। अभी मैं सबके नाम लिखता हूं वन बाय वन जिससे कि आपको पता चलता जाएगा कि कौन से अकाउंट का क्या नाम है, राइट है। चलिए, सबसे पहले ये जो अकाउंट है इसको हम, ये जो कॉलम है इसका डेट रहेगा और यहां पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर। वेट, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा डेट, यहां पर्टिकुलर का मतलब होता है जो भी डिटेल्स है आपके अकाउंट की, और यहां पर स्टूडेंट आएगा JF जिसको कहेंगे जर्नल फोलियो। डोंट वरी, आई विल टेल यू द डिटेल्स। और यहां पर आएगी अमाउंट जिसको हम AMT लिख सकते हैं और यहां पर रुपीस का सिंबल दे सकते हैं। अगेन राइट हैंड साइड में भी डेट आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही यहाँ पर रिपीट होगा, पर्टिकुलर, देन जर्नल फोलियो, और यहाँ पर भी अमाउंट हो जाएगी जिसको रुपीस में लिखा जाएगा, राइट है। बिकॉज वी आर इंडियन और हमको इंडियन अकाउंट यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे रुपीस करना है, सो रुपीस का साइन आपको यहाँ पर देना होगा। क्लियर है। तो ये कॉलम आपके सामने है। अभी डेट तो आप समझ ही ले रहे हो कि डेट में क्या होगा, ट्रांजेक्शन की तारीख रिकॉर्ड की जाएगी। पर्टिकुलर में अकाउंट का नाम लिखा जाएगा कि कौन से अकाउंट से डेबिट हुआ है और यहाँ पर कौन से अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, राइट है। और JF का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो फुल फॉर्म इसका होता है जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो स्टूडेंट। ओके, अब ये जर्नल और फोलियो का मतलब क्या, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेजर का प्रिपरेशन होता है वो जर्नल के बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि आप जर्नल में जिस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो आप उसी रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शंस को लेजर के सेपरेट सेट ऑफ बुक में मेंटेन करते हो, सेपरेट सेट ऑफ बुक में ट्रांसफर करते हो। तो आपने कोई भी अकाउंट जो है वो जर्नल के कौन से पेज नंबर से लाया है, क्योंकि जर्नल के ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग याद रखना, व्हाट इज पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल एंट्री टू लेजर। जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड्स को लेजर में ट्रांसफर करो, इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग। तो आपने लेजर में कोई भी अकाउंट अगर यहां पे लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा टू राम अकाउंट, ओके,
तो ये राम अकाउंट की 100% जर्नल एंट्री तो ही रहेगी, राइट है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो राम की जहां पर भी जर्नल एंट्री हुई है, जर्नल के जिस पेज नंबर पे हुई है, कम ऑन, जर्नल के जिस पेज नंबर पे हुई है, तो फोलियो का मतलब हुआ पेज नंबर, तो जर्नल के जिस पेज नंबर पे राम की एंट्री हुई है वो पेज नंबर यहां पर मेंशन होता है जहां पर जेएफ का कॉलम बनाया गया है। बट आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपके पोर्शन में आपको कहीं पर भी जेएफ के कॉलम में एक भी कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। ये जस्ट एक जानकारी के लिए आपको बताया गया कि जर्नल फोलियो का प्रैक्टिकल मतलब होता है कि लेजर में आपने जो भी अकाउंट लिखा है वो अकाउंट अपने आप नहीं आया, वो जर्नल के बुक से आया, तो जर्नल के बुक में वो कौन से पेज नंबर से आया है, उस पेज नंबर के रेफरेंस के लिए हमें जेएफ को यहां पे लिखना होता है और यहां पर वो पेज नंबर रिकॉर्ड किया जाता है। बट अपने को पेज नंबर वगैरह कुछ लिखने का नहीं है, जस्ट कॉलम का प्रिपरेशन फॉर्मेलिटी आपको करनी है बाय प्रिपेयरिंग दिस जेएफ कॉलम। नथिंग वी हैव टू राइट इन दिस कॉलम एनीथिंग, ओके, कुछ नहीं लिखना है बच्चों। जानकारी रखिए कि ये जर्नल फोलियो को कॉलम है, जहां पर लेजर की किसी भी आइटम को हमने जर्नल से लाया है तो जर्नल के कौन से पेज नंबर से लाया है उसके रेफरेंस के लिए ये कॉलम प्रिपेयर किया जाता है, दैट्स इट, ओके। और यहां पर डेबिट की अमाउंट, अगेन क्रेडिट साइड में आप आएंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक बाघा बॉर्डर बना देता हूं, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यहां पर डेबिट के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे और यहां पर क्रेडिट के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। गेटिंग इट एवरीवन? सारे कॉलम आप देख सकते हैं जो डेबिट में बने हैं वो क्रेडिट में भी बने हुए हैं। सो इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट। जब भी कोई अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो यू नीड टू मेंटेन दिस कॉलम एवरीवेयर इन द लेजर। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आपको सभी कॉलम्स की मीनिंग समझ में आ गए होंगे कि कौन सा कॉलम यहां पर किस पर्पज से बनाया गया है। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर मैंने आपको लेजर का मीनिंग, लेजर की डेफिनेशन, लेजर का इंपॉर्टेंस और लेजर क्यों होता है, कैसे होता है, कहां से आया है, क्या बेनिफिट देगा, ये सारा डिस्कशन हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। अब तुरंत उसके नेक्स्ट लेक्चर थे, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वहां पर हम आपके इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल जो भी था वो लेजर से रिलेटेड वो इस वीडियो में फिनिश हुआ है। अब सीधे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे जहां पर जो भी बातें होगी वो वहीं पर डिस्कस करेंगे, सम भी सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली सो दैट आपको लेजर का कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं और आपको सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।